हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। एक और लेक्चर के साथ। दैट लेक्चर इज़ अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। इसे कहा जाता है थर्ड फेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को। इट इज़ द थर्ड फेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। समझिएगा कॉन्सेप्ट। हम एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, वो आगे जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल करके आ गया। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो क्रेब साइकिल हुआ उसमें जो NADH2 और FADH2 बने, तो वो यहाँ पे अभी काम करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लोकेशन आपने याद रखनी है। कहाँ पे होता है? एट द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लोकेशन क्या है? क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड फेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? NADH2 एंड FADH2 जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं ऑक्सीडाइज हेयर। यहाँ पे ये होते हैं ऑक्सीडाइज। NADH2 एंड FADH2 ऑक्सीडाइज्ड हेयर टू लाइब्रेट एनर्जी। टू लाइब्रेट एनर्जी। एनर्जी को लाइब्रेट करने के लिए NADH2 और FADH2 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं ऑक्सीडाइज। याद रखिए। चलें जी, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उसके ऊपर क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। फिर मैं आपको जो है ना पूरा का पूरा रिएक्शन बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे NADH2 और FADH2 कैसे जो ना ऑक्सीडाइज होते हैं और कैसे ATP बनता है। क्योंकि मैंने किसी लेक्चर में आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो ATP बनता है एरोबिक रिस्पायरेशन में, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनता है। इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये चेन की तरह इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव करता है फ्रॉम वन टू अनदर पार्ट, अनदर जो है ना वो प्लेस। तो इसी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नंबर 1 आपको मिलेंगे कॉम्प्लेक्सेस। आपको मिलेंगे कॉम्प्लेक्सेस। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो डिफरेंट साइटोक्रोम से बने होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं। जैसे कि आपको मिलेगा एक मिलेगा कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। एक का नाम होगा दैट विल बी कॉम्प्लेक्स 1। और जो कॉम्प्लेक्स 1 होगा दैट कॉम्प्लेक्स 1 विल बी पंप। ये एक पंप होगा, मतलब कि इसमें से हाइड्रोजन मूव कर सकेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 होगा दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड आयरन सल्फेट। कौन सी चीज़ से बना होगा? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। जैसे फ्लेविन एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ऐसे ना FAD, तो ये FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और आयरन सल्फेट, ये आपको पता है आयरन सल्फेट क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसकी तरफ, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 में आपको फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और आयरन मिलेगा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स 1। और ये पंप की तरह काम करता है। पंप की तरह मतलब कि इसमें से हाइड्रोजन जो होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सही हो गया। दूसरी जो चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे, दैट सेकंड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विल बी कॉम्प्लेक्स 2। सेकंड क्या मिलेगा आपको? कॉम्प्लेक्स 2। जो कॉम्प्लेक्स 2 होगा दैट कॉम्प्लेक्स 2 इज सोलली कंपोज्ड ऑफ आयरन सल्फेट। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आयरन सल्फेट से बना हुआ मिलेगा। और कॉम्प्लेक्स 2 कोई पंप नहीं है, इट इज़ नॉट पंप। ये नो पंप, ये पंप की तरह काम नहीं करता, मतलब कि इसमें से हाइड्रोजन जो होते हैं वो मूव नहीं कर पाते। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिए कॉम्प्लेक्स 1 में। कॉम्प्लेक्स 1 का जो नाम है वो नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस। क्या नाम है? NADH डिहाइड्रोजिनेस। कॉमन सेंस की बात है। NADH डिहाइड्रोजिनेस का मतलब है यहाँ पे कौन टूटेगा? यहाँ पे टूटेगा NAD। और NADH2 जो बना है रिएक्शंस के अंदर ग्लाइकोलाइसिस में, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में और क्रेब साइकिल में, वो यहाँ पे ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद खुद कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में। और इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इलेक्ट्रॉन विल बी गोइंग टूवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स, ऐसे ना। और जो हाइड्रोजन बनेंगे इसके, वो हाइड्रोजन चले जाएंगे इसमें से बाहर। कैसे जाएंगे आगे मैं ये रिएक्शन बताऊंगा। और ये जो हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स 2, इसका नाम होता है FADH2 डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे FADH2 टूटेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 में। लेकिन ये पंप की तरह काम नहीं करता, इसके अंदर सिर्फ FADH2 टूटेगा ऐसे। और जैसे ही FADH2 ब्रेक होगा तो वो कन्वर्ट होगा FAD+ में। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चले जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स के पास। सही हो गया। ये ओवरऑल बता रहा हूँ, फिर रिएक्शन को अच्छे से समझाता हूँ आपको। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा
जो तीसरा कॉम्प्लेक्स मिलेगा दैट थर्ड कॉम्प्लेक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स 3। इस कॉम्प्लेक्स 3 को अगर आप देखेंगे तो इट विल बी कंपोज ऑफ साइटोक्रोम्स। ये कौन सी चीज़ से बना होगा? कंपोज्ड, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ साइटोक्रोम्स। ये साइटोक्रोम से बनता है। और साइटोक्रोम्स क्या होते हैं मैं आपको वर्बली इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। साइटोक्रोम्स ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन के कैरियर। दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड दे आर गोइंग टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं साइटोक्रोम। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम होता है साइटोक्रोम रिडक्टेज। क्या नाम होता है इसका? ये जो कॉम्प्लेक्स 3 होता है इसका नाम होता है साइटोक्रोम रिडक्टेज। क्या नाम है भाई इसका? साइटोक्रोम रिडक्टेज कहा जाता है कॉम्प्लेक्स 3 को। क्यों कहते हैं साइटोक्रोम रिडक्टेज आगे बताऊंगा। और ये कंपोज्ड किया होता है दैट इज साइटोक्रोम बी और आयरन सल्फेट एंड एक और चीज़ दैट इज अ साइटोक्रोम C1। ठीक है, तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फेट एंड साइटोक्रोम C1 से ये बना हुआ होता है कॉम्प्लेक्स 3। एक और होता है दैट वन मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर हमने कॉम्प्लेक्सेस की बात की थी ना, फोटो सिस्टम 2, देन BF कॉम्प्लेक्स, फोटो सिस्टम 1, ऐसे ही ना। तो यहाँ पे भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स 3 है वो भी क्या है? कॉम्प्लेक्स 3 भी एक पंप है। और पंप का काम क्या होता है? वो हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराता है। कैसे कराता है मैं बताता हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है, कॉम्प्लेक्स 4 उसका नाम है साइटोक्रोम। ये भी साइटोक्रोम से बनता है। इट इज टर्म्ड एज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। यहाँ पे जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है उसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहा जाता है। और ये किस चीज़ से बनता है? इट इज़ कंपोज ऑफ साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3। सही है। ये क्या करते हैं? ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया ये इलेक्ट्रॉन को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे ट्रेवल कराता है। ये ऑक्सीडेज का इंपॉर्टेंट काम होता है। यहाँ पे क्या मौजूद होता है? यहाँ पे मौजूद होता है ऑक्सीजन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते करते आते हैं ना, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स में आते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो है ना वो ऑक्सीजन को, और इलेक्ट्रॉन के साथ 2 प्रोटॉन मिलते हैं और ये आपस में मिलकर बनाते हैं वाटर। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। मैं आगे आपको बताता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स हो गया 4। और कॉम्प्लेक्स 4 भी काम करता है एज अ पंप। और आपको पता है पंप का काम क्या होता है? वो प्रोटॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी। आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हो गया कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 ये पंप के तौर पे काम करते हैं। और कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है वो पंप की तरह काम नहीं करता, यही ना। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स होता है, इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स 5। इट इज टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्स 5। ये बुक के अंदर कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है इसका दूसरा नाम है ATPase साइंथेस या ATPase कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ATP बनता है एज यू नो। ऑलरेडी आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट पता है। दिस इज टर्म्ड एज ATPase कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज ATPase कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे क्या क्या बनेगा? ADP जो होगा वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिल जाएगा एंड इट विल बी गोइंग टू फॉर्म ATP। लेकिन वो कैसे बनाएगा? एज यू नो वो ऐसे बनाएगा कि ये जो प्रोटॉन है वो ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाला जो पार्ट होता है ये F0 होता है, ये F1 यहाँ पे एक एंजाइम होता है, वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के क्या बना देता है? ATP। ये है कॉम्प्लेक्स 5। इसके अलावा बीच में आपको मिलेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। इन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में क्या मिलेंगे? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। मोबाइल का मतलब होता है ये मूविंग होते हैं। जैसे वहाँ पे था ना प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसिएनिन, ऐसे ही यहाँ पे एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मिलेगा जिसका नाम है को एंजाइम क्यू। क्या नाम है? इट इज़ को एंजाइम क्यू। इसे नाम दिया जाता है को एंजाइम क्यू। दूसरा नाम है यूबिक्विनोन। इसे आप यूबिक्विनोन का भी नाम देंगे को एंजाइम क्यू। ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है दैट मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इज टर्म्ड एज साइटोक्रोम C। वो क्या कहलाता है? साइटोक्रोम C। जो साइटोक्रोम C होता है वो भी आपको मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह मिलेगा। एक जगह से दूसरी जगह पे इनको आगे ट्रेवल कराने में हेल्प करेगा। ATPase कॉम्प्लेक्स को प्रोटॉन पंप कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटॉन को मूव करवाएगा तभी तो ATP बनेगा। और हमारा मेन मकसद क्या होता है? ATP को बनाना। तो ये जितनी भी मैंने यहाँ पे आपको अरेंजमेंट, सॉरी जितनी भी ये सारी चीज़ें मैं आपको बताई है मैंने, वो मैं आपको अरेंज करके दिखाता हूँ। एक तस्वीर मैंने ऑलरेडी बना रखी है उसके अंदर, और फिर इसका रिएक्शन समझते हैं। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है यहाँ पे ऑलरेडी। ये जो स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर इज माइटोकॉन्ड्रिया। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले आपको दिखा दूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यह है माइटोकॉन्ड्रिया।
और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन के बाद अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको एक और मेम्ब्रेन नज़र आएगी जिसे आप नाम देंगे क्रिस्टी का, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो आपको कहाँ पे नज़र आएगी, वो आपको नज़र आएगी क्रिस्टी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, वो क्रिस्टी के ऊपर होती है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, वो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, लेकिन इनके बीच में आपको स्पेस भी नज़र आ रहा है ना। ये जो स्पेस है इसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेनियल स्पेस। व्हाट यू गोइंग टू कॉल इंटरमेम्ब्रेनियल स्पेस। तो इस इंटरमेम्ब्रेनियल स्पेस का बड़ा रोल है, आगे बताऊंगा मैं। तो मैंने क्या किया है, इसको बाहर निकाला है और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको मैंने थोड़ा सा एलाबोरेट करके यहाँ पे आपको समझाना स्टार्ट किया है। गौर से देखिए आप, तो गौर से अगर आप देखेंगे तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स 1, इसे क्या नाम देंगे आप, ये है कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। और ये हो गया कॉम्प्लेक्स 2, ये है कॉम्प्लेक्स 3 और ये कॉम्प्लेक्स 4। ये जो 2 हैं ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखे हैं। तो यहाँ पे कौन टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा NADH2 और वो जैसे ही ब्रेक होगा तो ब्रेक होगा NAD+ में। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा FMN, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके किसको देगा, आयरन सल्फेट को ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। आयरन सल्फेट इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम है कोएंजाइम Q या यूबिक्विनोन को दे देगा। सही हो गया। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये जो साइट है यहाँ पे जब हाइड्रोजन बनेगा, अच्छा ये जो साइट है ये मैट्रिक्स है, ये साइट कौन सी, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है और ये ऊपर की तरफ ये एक मेम्ब्रेन आगे, सपोज ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हो गई, ठीक है। आउटर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज आउटर मेम्ब्रेन। और ये इनर मेम्ब्रेन जो क्रिस्टी है उसके ऊपर मौजूद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये इनके बीच में मौजूद स्पेस है, ठीक है। तो जैसे ही NADH2 टूटेंगे तो 2 प्रोटॉन जो होंगे वो आएंगे इनर मेम्ब्रेनियल स्पेस के अंदर। आगे एक और तस्वीर से आपको समझाता हूँ। फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यूबिक्विनोन के पास और कोएंजाइम Q के पास, वो दे देगा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स 3 को। और कॉम्प्लेक्स 3 में जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अगेन क्या करेंगे, प्रोटॉन को पंप कर देंगे इंटरमेम्ब्रेनियल स्पेस में। एक प्रोटॉन यहाँ से आएगा इंटरमेम्ब्रेनियल स्पेस में, एक यहाँ से आ गया। ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है यहाँ पे पता है कौन टूटता है, यहाँ पे टूटता है FADH2 और FADH2 टूटेगा तो वो टूटने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा FAD+ में और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस आयरन सल्फेट के पास और ये भी इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, यूबिक्विनोन को। तो इसके इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ जाएंगे कोएंजाइम Q के पास और इसके इलेक्ट्रॉन भी जो है ना कोएंजाइम Q के पास आ जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम B के पास और साइटोक्रोम B के पास जाएंगे, फिर जाएंगे ये आयरन सल्फेट के पास एंड देन इलेक्ट्रॉन विल मूविंग साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम C1 के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फिर वो एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे देगा, दैट इज साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में मौजूद होता है और फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे साइटोक्रोम C के पास तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा साइटोक्रोम A के पास और जैसे इनके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे अगेन अंदर जो होगा वो मैट्रिक्स से प्रोटॉन जो होगा वो जाएगा बाहर इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, ठीक है। और जैसे ही साइटोक्रोम A के पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो ट्रेवल करवा के दे देगा साइटोक्रोम A3 को और A3 का एक इंपॉर्टेंट काम है, वो क्या करेगा, यहाँ पे मौजूद होगा हाफ ऑक्सीजन और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन आए वो 2 इलेक्ट्रॉन और जो 2 प्रोटॉन है वो आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद क्या बनाएंगे, दे विल बी फॉर्मिंग द H2O। ऐसे ना मैंने जब आपको फोटो रिस्पायरेशन जब पढ़ाया था जब मैंने आपको फोटोलाइसिस पढ़ाया था, सॉरी, जब लाइट रिएक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या था, वाटर को तोड़ रहे थे तो वाटर टूट रहा था 2 प्रोटॉन में, 2 इलेक्ट्रॉन में और हाफ ऑक्सीजन में। ये जो हाफ ऑक्सीजन है उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। हाफ ऑक्सीजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन O2 होता है और ये एक ऑक्सीजन होती है वाटर में तो हाफ ऑक्सीजन कहेंगे। आपको पता है हम जो सांस लेते हैं ना एरोबिक, हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। ग्लाइकोलाइसिस में कहीं पे ऑक्सीजन का जिक्र आया, क्रेब साइकिल में कहीं ऑक्सीजन का जिक्र आया नहीं, ऑक्सीजन का जिक्र यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब कि हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन वाली उसका मेन मकसद है ये जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है इन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना और वाटर में कन्वर्ट हो जाना। इसी वजह से कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर साइटोक्रोम A3 क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन मिलकर क्या बना देते हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म द वाटर। तो समझने की कोशिश करें ये जो वाटर हमारे पास बना है तो ये वाटर ऐसे बनता है और हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन उसका मेन रोल यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और वो एनर्जेटिक ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से आ रहे हैं उनको ये कैप्चर करता है, कौन, ऑक्सीजन। और फिर कैप्चर करने के बाद इट इज गोइंग टू कन्वर्ट देम इन वाटर। ये जो प्रोटॉन जा रहे हैं ना इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में वो कहाँ से आएंगे, वो वापसी आएंगे फ्रॉम द ATPase चैनल। और आपको पता है ATPase जो चैनल होता है उसमें से जैसे ही ये मैट्रिक्स के अंदर आएंगे प्रोटॉन तो यहाँ पे मौजूद होगा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होगा वो आपस में मिलकर क्या बना देगा, ATP। यही कॉन्सेप्ट है जो लाइट रिएक्शन के अंदर पढ़ा था, ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। सो मैंने ये अरेंजमेंट आपको समझाने थी कि ये साइटोक्रोम वगैरह कैसे अरेंज होते हैं और ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। एक और तरीके से आपको ये रिएक्शन समझाता हूँ फिर बुक में से रीड करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखें ये जो हमारे पास है इससे आप नाम देंगे द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, सही है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी है इनर मेम्ब्रेन और आपको पता है इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है दैट इनर मेम्ब्रेन ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो टर्म्ड एज क्रिस्टी। क्या कहेंगे इसे? क्रिस्टी कहेंगे ना। और आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसके ऊपर मिलेगी आपको? आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर या क्रिस्टी के ऊपर? तो ये क्रिस्टी जो फोल्डिंग होती है ना, वो मैंने सीधा करके यहाँ पे आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बताया है। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसको क्रिस्टी कहा जाता है और क्रिस्टी के ऊपर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन आप एक और चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पे, दो मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्पेस नजर आ रहा है। तो ये जो दो मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस होता है ना बिटवीन द टू मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई क्रिस्टी, ये रेड कलर में मैंने आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की बना दी। और ये जो स्पेस होता है, दिस स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज इंटर मेम्ब्रेनियल स्पेस। इस स्पेस का नाम क्या है भाई? दिस स्पेस इज टर्म्ड एज इंटर मेम्ब्रेनियल स्पेस। ठीक है, इस स्पेस का बड़ा रोल है। अच्छा, ये जो अंदर की तरफ जो चीज़ है, ये जो अंदर की तरफ है, ये पूरा का पूरा अंदर की तरफ क्या है? दिस इज मैट्रिक्स। ऐसे ही ना, ये पूरा का पूरा अंदर की तरफ क्या है? इट इज मैट्रिक्स। कॉन्सेप्ट आई गेस क्लियर होगा। दोबारा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये हमारे पास है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आउटर मेम्ब्रेन, इसके अंदर आपको देखेंगे तो इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा मैट्रिक्स। ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, पूरा का पूरा टॉपिक बताया है मैंने। तो मैट्रिक्स ये हो गया, उसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। ये इसका मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और मैट्रिक्स के बाद ये जो मेम्ब्रेन, ये जो अंदर की तरफ ये आपको फोल्डेड मेम्ब्रेन में वो क्रिस्टी, और क्रिस्टी को मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है। और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गए रेड कलर में, और इनके दरमियान जो आपको ये स्पेस नजर आ रहा है, ये हो गया इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ये कुछ कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर। अभी सिंपली क्या होगा, ये जो आपको चीज़ नजर आ रही है, दिस इज टर्म्ड एज द कॉम्प्लेक्स 1। इसका नाम क्या है? दिस इज टर्म्ड एज द कॉम्प्लेक्स 1। और कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या होता है? NADH2 डिहाइड्रोजिनेस। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स 2, जहाँ पे FADH2 टूटेगा। देखें, ये मैंने पंप की तरह बनाया, ये भी पंप की तरह बनाया, ये भी पंप की तरह बनाया, लेकिन ये मैंने पेरिफेरल बनाया। इसका मतलब ये पंपिंग का काम नहीं करता। इन दोनों के दरमियान ये क्या है? Q। ये कोएंजाइम Q है, यूबिक्विनोन, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे पहुँचाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे पहुँचाएगा, ऐसे ना। और फिर ये कहलाता है दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स 3, जिसका नाम होता है साइटोक्रोम से बना होता है। ये साइटोक्रोम B और आयरन सल्फेट एंड साइटोक्रोम C1। और ये है साइटोक्रोम C। दिस इज साइटोक्रोम C। ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। 3 से इलेक्ट्रॉन को लेके जो है ना वो कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स 4 इज कंपोज्ड ऑफ साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे ही ना भाई। तो यहाँ पे मौजूद होता है हाफ ऑक्सीजन, और प्लस में मौजूद होता है सिर्फ हाफ ऑक्सीजन। यहाँ पे मौजूद, जो हम सांस लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर जाता है और कॉम्प्लेक्स 4 के करीब मौजूद होता है। अभी सिंपली क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स 1 है वहाँ पे कौन ब्रेक होगा? देयर विल बी द ब्रेक डाउन ऑफ NADH2, ठीक है। NADH2 ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में। NAD+ में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ठीक है। उन 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कौन कर लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स 1। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके हाइड्रोजन भी तो बनेंगे इसके अंदर भाई। हाइड्रोजन भी तो बनेंगे ना, नहीं बनेंगे? आप कहेंगे सर हाइड्रोजन बनेंगे। तो ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे कॉम्प्लेक्स 1 के बाद, कॉम्प्लेक्स 1 के पास, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को भेज देगा। कहाँ पे भेज देगा? इंटरमेम्ब्रेनियल स्पेस के अंदर ये प्रोटॉन को ऐसे भेज देगा। इट विल बी गोइंग टू सेंड द प्रोटॉन इन इंटरमेम्ब्रेनियल स्पेस। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? NADH2 टूट गया, उसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए कॉम्प्लेक्स 1 के पास, और जो प्रोटॉन थे वो आ गए इनटू द इंटरमेम्ब्रेनियल स्पेस। इन प्रोटॉन का क्या काम है आगे बताता हूँ। अगेन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन टूटे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बने हुए इलेक्ट्रॉन जाएंगे कोएंजाइम Q के पास। कोएंजाइम Q इसको लेके जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 3 के पास जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो कॉम्प्लेक्स 3 भी तो पंप है, वो क्या करेगा? 2 प्रोटॉन को अगेन यहाँ पे पंप कर देगा। 2 प्रोटॉन अगेन कहाँ पे चले गए? द प्रोटॉन वेंट इनटू द इंटरमेम्ब्रेनियल स्पेस, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे टूवर्ड साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, और कैप्चर करने के बाद वो दे देगा कॉम्प्लेक्स 4 को। और कॉम्प्लेक्स 4 भी एक पंप की तरह काम करता है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो प्रोटॉन को पंप करेगा। कहाँ पे पंप करेगा? अगेन इनटू द इंटरमेम्ब्रेनियल स्पेस। कहाँ से? फ्रॉम द मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनियल स्पेस। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको लास्ट में कैप्चर कौन करेगा? दीज इलेक्ट्रॉन विल बी कैप्चर्ड बाय हाफ ऑक्सीजन। और आपको पता है ये मैट्रिक्स में रिएक्शन हो रहा है, तो मैट्रिक्स में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोटॉन मौजूद होते हैं, तो ये 2 प्रोटॉन को कैप्चर करेगा और इनको सबको मिलाएगा, और पता है क्या बनेगा?
आपको पता होना चाहिए, बनेगा H2O। सही है ना। हमने फोटोलाइसिस की थी तो उसमें वाटर को तोड़ा था, तो वाटर में से क्या बना, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और हाफ ऑक्सीजन बना था ना। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स में लेके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ऑक्सीजन का काम यही है जो हम सांस ले रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स 4 के यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन का मेन काम होता है ये जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको कैप्चर करना। लेकिन फ़ायदा क्या मिल रहा है कि ये जो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है तो प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में जा रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की ट्रेवलिंग है दैट इज टर्म्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तो मैंने NADH2 का बता दिया आपको। और NADH2 के बाद आपको पता है यहाँ पे क्या टूटेगा, यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे टूटेगा FADH2, ये भी तो बना था ना। तो FADH2 टूटेगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा FAD प्लस में, और FAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 को। कॉम्प्लेक्स 2 पंप नहीं है तो वो प्रोटॉन को बाहर नहीं भेजेगा। कॉम्प्लेक्स 2 अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, अगेन कोएंजाइम Q को। और कोएंजाइम Q अगेन सेम प्रोसेस से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जैसे ही जाएंगे तो प्रोटॉन यहाँ पे जाएंगे, अगेन वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये वाले साइटोक्रोम C के पास, अगेन साइटोक्रोम C के पास जाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और प्रोटॉन पंप होंगे, अगेन वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के पास। तो दोनों का सेम ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि NADH2 ज़्यादा प्रोटॉन को बाहर भेज रहा है और FADH2 कम प्रोटॉन को बाहर भेजेगा। सिर्फ 2 ही कॉम्प्लेक्सेस यूज है FADH2 की वजह से प्रोटॉन को भेजने के लिए। तो इसी वजह से एक NADH2 कितने ATP बनाता है, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द 3 ATPs। और एक FADH कितने ATP बनाता है, ये 2 ATP बनाता है। यही वजह है ना। तो अभी ये जो प्रोटॉन है उनकी कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन मिली सेकेंड में होगा। हम जो सांस ले रहे हैं आपको पता है कितना मिली सेकेंड में ये ऑक्सीजन पहुंचता होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। जब इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो प्रोटॉन जो होगा दैट विल बी टेंड टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, ऐसे मूव करेगा। ऐसे ना, हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे होगी, यहाँ पे क्या होगी, द हाई कंसंट्रेशन, और यहाँ पे प्रोटॉन की क्या कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, द केमियोस्मोसिस। ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, केमियोस्मोसिस। और जैसे ही प्रोटॉन नीचे आएंगे तो यहाँ पे F1 पार्टिकल में मौजूद होगा एंजाइम। वो एंजाइम क्या करेगा, ADP को और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आपस में मिलाएगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म ATP। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ATP बना देंगे। ऐसे बनता है ATP। ये जो प्रोटॉन मूव कर रहे हैं इस रिएक्शन का नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर ये जो प्रोटॉन की मूवमेंट है दैट इज केमिओस्मोसिस। रिएक्शन का नाम क्या है, केमिओस्मोसिस। ये जो प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे फ्रॉम हायर टू लोअर, इसे केमिओस्मोसिस कहा जाता है। और केमिओस्मोसिस की वजह से जो ATP बनता है, और ये ATP ऑक्सीडेशन की वजह से बन रहा है, तो इसी वजह से ये वाला कौन सा फॉस्फोराइलेशन है, दैट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऐसे ना फॉस्फोराइलेशन के 3 टाइप बताए थे, मैंने कहा था ना पूरे चैप्टर के अंदर यही फॉस्फोराइलेशन के टाइप बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा था। और उससे पहले जब ATP बन रहा था लाइट रिएक्शन में तो वो था फोटोफॉस्फोराइलेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर एनर्जी बनता है। तो टोटल मैंने एस्टिमेशन आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है, बुक में से इनको रीड करते हैं आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो 10 NADH2 बने थे टोटल, ऐसे ना। तो एक NADH2 3 ATP के बराबर है, तो 10 NADH2 30 ATP यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। एक्चुअली 30 तो नहीं बनेंगे, 28 ATP बनेंगे, क्योंकि 2 ATP तो वो FADH2 ने अपने हाइड्रोजन दे दिए, सॉरी NADH2 ने हाइड्रोजन दे दिए FADH2 को जो ग्लाइकोलाइसिस में बने थे, और 2 FADH2 बनते हैं, ठीक है। और वो एक FADH2 2 ATP के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर हो गए, 4 ATP। तो मतलब कि 4 को यहाँ पे मिला देते हैं, 4 ATP। तो ओवरऑल मतलब कि कितने ATP बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ 32 ATPs, ठीक है। और 2 ATP बने ग्लाइकोलाइसिस में और 2 बने क्रेब साइकिल में, तो टोटल कितने हो गए 36 ATP, जो कि मैंने ऑलरेडी आपका कॉन्सेप्ट बना रखा है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल कितने ATP बनते हैं, 36 ATP बनते हैं। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। 2-3 तरीके से समझा दिया आपको मैंने। तो ये क्रिस्टी हो गया, ये इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, और ऊपर की तरफ जो रेड कलर का मैंने बनाया था दैट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन। और ऐसे होते हैं NADH2 जो बनते हैं ना, वो ऐसे यहाँ पे टूटते हैं। और FADH2 2 इसीलिए बनाते हैं कि सिर्फ 2 ही कॉम्प्लेक्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 कॉम्प्लेक्स यूज हो रहे हैं, तो ज़्यादा प्रोटॉन जा रहे हैं, जितने ज़्यादा प्रोटॉन जाएंगे उतना ज़्यादा ATP बनेगा। और आपको पता है 3 प्रोटॉन जब नीचे आएंगे ना ATPS चैनल में से, तो कितने ATP बनेंगे, 1 ATP बनेगा ना। तो इसी वजह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से 4 प्रोटॉन बाहर जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को देखते हुए, और यहाँ से भी 4 और यहाँ से 2 जाते हैं। तो इसी वजह से NADH2 ज़्यादा ATP बना सकता है एज़ कम्पेयर टू FADH2। आई गेस आपको समझ में आया होगा।
चलें बुक में से मैं रीड करके आपको ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स और ये जितनी भी चीज़ें वो सारी समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन को रीड कर लेते हैं। इट इज़ द थर्ड फेज ऑफ एरोबिक रीस्पायरेशन, आखिरी फेज है ये। द NADH2 एंड FADH2 आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। इंटरमीडिएट फेज एंड क्रेब साइकिल्स आर नाउ ऑक्सीडाइज टू लिबरेट ऑक्सीडेशन एनर्जी। सही है। दी ऑक्सीडेशन एनर्जी विल यूटिलाइज टू प्रोड्यूस ATP। यही ऑक्सीडेशन एनर्जी जो कि प्रोटॉन की मदद से ATP बनेगा। दिस ATP ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, इसी वजह से ATP बनने के प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल्ड विद केमियोस्मोसिस। ठीक है, इसके साथ केमियोस्मोसिस होगा जिसमें ATP बनेगा। द सब्सटेंस विच आर रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज टेक्स पार्ट इन द चेन एज फॉलोस। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। कोएंजाइम Q मिलेगा, सीरीज ऑफ साइटोक्रोम B मिलेगा, साइटोक्रोम C1 मिलेगा, साइटोक्रोम C मिलेगा, साइटोक्रोम A एंड A3 एंड देन ATPase कॉम्प्लेक्स, प्रोटॉन पंप जिसे कहा जाता है, वो भी आपको मिलेगा इसके ऊपर। यहाँ पे बताया गया ये माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आप गौर से देखेंगे तो स्ट्रक्चर है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होगा? साइटोसोल में होगा। पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी। फिर ये क्रेब साइकिल कहाँ पे हो रहा है? देखें ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और इसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन आ रही है नजर आपको क्रिस्टी, उसके ऊपर हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, केमियोस्मोसिस बताया गया है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स 1 जहाँ पे NADH2 टूटेगा, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे बताया गया। ठीक है, FADH2 टूटेगा जहाँ पे, उसके बीच में ये Q बताया गया है, कोएंजाइम Q यूबिक्विनोन, एंड देन देयर इज अ कॉम्प्लेक्स 3 एंड देन कॉम्प्लेक्स 4, और उनके बीच में साइटोक्रोम C मौजूद है। और यहाँ पे ऑक्सीजन को, हाफ ऑक्सीजन को जैसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 2 प्रोटॉन को कैप्चर करके वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर। और फिर प्रोटॉन, अभी देखें यहाँ पे समझने की कोशिश, NADH2 टूटा, इलेक्ट्रॉन तो ट्रेवल करके चले गए ऑक्सीजन के बाद वाटर में कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो प्रोटॉन होंगे वो आ जाएंगे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फिर अगेन प्रोटॉन अंदर आएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन अंदर आएंगे, 3 जगह से प्रोटॉन अंदर आते हैं। लेकिन FADH2 टूटेगा तो वहाँ से प्रोटॉन नहीं आएंगे क्योंकि वो पंप नहीं है, और ये यूबिक्विनोन को, कोएंजाइम Q को उससे देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो यहाँ से भी प्रोटॉन आएंगे। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो फिर वो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में से बाहर अंदर आने की कोशिश करेंगे मैट्रिक्स में। ये अंदर मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, वहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होगा ATPase सिंथेस, वो क्या करेगा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के क्या बना देगा? ATP बना देगा। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आगे है कि इट स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 which release 2 electron to proton. The energy is also released. This energy will utilize to synthesize first molecule of ATP. This NADH2 is oxidized by coenzyme Q. The FADH2 is also oxidized by coenzyme Q. दोनों को coenzyme Q oxidize करता है. The coenzyme Q is now oxidized by cytochrome B, which after that oxidized by cytochrome C1. At this stage, enough energy is liberated. It also coupled with ATPase complex. जो प्रोटॉन बाहर जा रहे हैं वो ATPase कॉम्प्लेक्स से अंदर आएंगे मैट्रिक्स में और ATP बनाएंगे. दिस एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर सिंथेसिस ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ATP. आफ्टर इट cytochrome is oxidized by 2 enzymes, cytochrome A and A3. In the last, cytochrome A3 is oxidized by an atom of oxygen and electrons arrived with proton. A molecule of water is formed by these combinations. 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन मिलेंगे हाफ ऑक्सीजन के साथ. इन एडिशन टू द इनफ एनर्जी इज लिबरेटेड विच आल्सो कपल्ड विद ATPase synthesis. थर्ड एंड फाइनल ATP molecule from one molecule of NADH2. The synthesis of ATP during electron transport chain in the presence of oxygen is called oxidative phosphorylation. As discussed above, ATP molecules are formed at the 3 steps of respiratory chain. It takes place in inner membrane cristae of mitochondria. Complete oxidation of glucose molecule result in a net gain of 36 ATP molecule which are released in cytoplasm, available for different metabolic reactions and activities. सही है, तो 36 ATP बनेंगे, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है. और लास्ट जो मोलिक्यूल होता है साइटोक्रोम में वो A3 होता है जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है. ये भी याद रखना. सो दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन. आई गेस समझ में आया होगा. अच्छा, यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे ऑक्सीडाइज होते जाएंगे तो वो एनर्जी बनती जाएगी, ऑक्सीडेशन एनर्जी बिल्कुल बनेगी. और वही ऑक्सीडेशन एनर्जी तो है जो प्रोटॉन को पंप करने में हेल्प कर रही है, और वही अगेन ATP बना रहे हैं.